Hello, I am Debajit Sarkar. I am making this channel to stand against the unjust drive to establish dogs into human communities. This video is going to be copyright free if used for healthy purpose, including criticism. ये जो claim surface होता है कि dogs randomly aggression नहीं दिखाता है, कोई suffering या annoyance के वजह से अटैक करता है, क्या ये क्लेम सही है? ये समझने के लिए हम लोगों को पहले वो राइट है या रॉन्ग है इसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। तो हर एक चीज़ में सेंस का मीनिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो इसीलिए हम लोग डिक्शनरी का हेल्प लेंगे। स्पेशली जो सबसे पॉपुलर है गूगल का डिक्शनरी जो ऑक्सफोर्ड सपोर्टेड है, उसके यूज से हम लोग कुछ टर्म्स को देखेंगे और जो हम लोग बहुत सारा वर्ड है आजकल के मॉडर्न लैंग्वेज में वो गुम हो चुका है, उससे हम लोग बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे ये सिचुएशन को। अब देखा जाए तो हमारे परसेप्शन ऐसे डेवलप हो गया है कि लव मतलब अच्छा और हेट मतलब बुरा है। मगर एक क्वेश्चन यहाँ पर रेज होता है, क्या अगर लव इनकॉन्सिडरेट है या तो सोचा समझा हुआ नहीं है, अगर वो खराब के लिए है कंपैशन, क्या वो लव सही होगा? सेकंड केस पे देखा जाए, अगर हेट है तो हेट अगर कोई बुरा चीज के अगेंस्ट पे हेट है, क्या वो हेट खराब है? ये एकदम ही क्लियर हो चुका है अभी कि लव मतलब हर वक्त सही और हेट मतलब हर वक्त खराब नहीं होता है। ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर ये जो एस्पेक्ट है डॉग लवर और डॉग हेटर, इस दोनों में से कौन सही है ये भी इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये लव और ये हेट इनकॉन्सिडरेट है क्या नहीं। तो पहले क्वेश्चन जो डॉग लवर्स प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने वो है कि डॉग्स इनोसेंट होते हैं, डॉग्स किसी को वैसे ही अटैक नहीं करते हैं। वो अगर कोई सफरिंग से गुजर रहा है, उसके अंदर कोई एंजाइटी है या तो फिर कोई बैड मेमोरी है यंग एज का, तो उससे वो डॉग एग्रेसिव बन सकता है। और ये भी क्लेम किया जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस डॉग का बैड बिहेवियर इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग एवरीडे लाइफ पे जो देखते हैं उसको अगर देखा जाए तो फिर ये जो बताया जा रहा है कि डॉग ये सब डिफेंस में करता है, डेफिनेटली एक तो होता है वर्बल लैंग्वेज और दूसरा होता है बॉडी लैंग्वेज। तो फिर बॉडी लैंग्वेज को एनालिसिस करके उसका पोस्चर उसका एटीट्यूड को एनालिसिस करके हम लोग समझ सकते हैं कि ये डॉग का जो एग्रेशन है और अटैक्स है, क्या वो डिफेंस के लिए है और ये ऑफेंसिव है। तो देखा जाए तो फिर अगर कोई जीव वो डिफेंस के लिए किसी को अटैक कर रहा है तो फिर उसका मेन पर्पस क्या होगा? उसका मेन पर्पस होगा उसको खुद का सिक्योरिटी इंश्योर करना। इसके लिए वो जो जीव है उसका फर्स्ट टारगेट या तो फिर प्रायोरिटी ये रहेगा कि वो डराए जो सामने है उसको डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए। और डिफेंसिव अटैक डॉग्स के केसेस पे बॉडी लैंग्वेज में प्रोमिनेंट दिखने को मिलता है, जैसे कि उसका बॉडी झुका हुआ मिलेगा, उसका पूंछ जो है नीचे रहेगा ना कि इरेक्ट रहेगा, और वो दांत दिखा सकता है डराने के लिए। मगर अटैक जो है वो प्रोलॉन्ग्ड नहीं होगा। वो अटैक वो काटने के बाद वो फिर से पीछे हट जाएगा डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए, ताकि उसको अवॉइड किया जाए। सेकेंड केस पे अगर देखा जाए तो फिर जो अटैक होता है वो डॉग्स का जो पोस्चर रहता है उस केस में वहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोस्चर रहता है। उसका फ्रंट लेग एकदम स्टिफ रहता है, बॉडी स्टिफ रहता है, आई कांटेक्ट एकदम टारगेट के ऊपर रहता है और पूंछ इरेक्ट किया हुआ।
तो इस केस पे जब डॉग अटैक करता है या चार्ज करता है, तो फिर ये बाइट जो होता है, ये बाइट बहुत स्ट्रेंथ के साथ किया जाता है और ये टारगेट किया जाता है कि ज़्यादातर केसेस पे मैक्सिमम से मैक्सिमम हार्म पहुंचाया जाए, ना कि पहले केस पे हम लोग जो डिस्कस किए डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट फेज पे ये भी डिपेंड करता है, ये मैक्सिमम डैमेज पहुंचाने के लिए जो विक्टिम है उसको सबड्यू करने के लिए हेड के स्ट्रॉन्गली मूवमेंट से उसको मिट्टी में गिराने का कोशिश करता है या तो फिर खींच के मिट्टी में गिराने का कोशिश करता है। ऑफन अगर एक पैक है तो पैक में ये काम जो पैक मेंबर्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और जो हम लोग रिसेंट जो सीसीटीवी फुटेजेस जो सरफेस हुआ है जो न्यूज़ चैनल्स पे और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, तो वहाँ पर क्लियरली हम लोग देख सकते हैं ये सेकंड टाइप का बिहेवियर। तो इससे क्लियर हो जाता है कि हर एक जो डॉग का जो अटैक होता है वो डिफेंसिव नहीं होता है, ये एकदम झूठ है और ये एक नार्सिसिस्टिक और सेल्फिश थिंकिंग है जिसके लिए ये कवर किया जा रहा है किसी का गलती, खुद का प्रेफरेंस और चॉइस को सपोर्ट करने के लिए। सेकंड आर्ग्यूमेंट अगर देखा जाए तो फिर ये बहुत पॉपुलर है कि डॉग्स के राइट के बारे में। सो डॉग्स राइट के बारे में अगर बात किया जाए तो फिर ये पहले सवाल किया जाता है कि डॉग्स हमारे साथ 30,000 साल या तो फिर इससे पहले से हमारे साथ है। ये ह्यूमंस जो है ये हम इन लोगों के को ले आए सोसाइटी में और उसके बाद यूज़ करने के बाद हम लोग इनको छोड़ दिए, तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट या तो फिर जो इंसान है उसको लेना चाहिए। इस केस पे देखा जाए तो फिर सिचुएशन जो है वो हम लोगों को थोड़ा सा गौर करने से इजीली समझ में आ जाता है। क्या वो डॉग जो था वाइल्ड था या तो फिर जो हम लोग आज जो डॉग को देखते हैं ह्यूमन के साथ, तो डेफिनेटली पहले केस पे ये जंगल पे रहते थे, ओपन रहते थे, तो इनका बिहेवियर जो होगा तो ये बहुत वाइल्ड होगा। तो जब कोई ह्यूमन के कांटेक्ट पे ये आए तो वो ह्यूमन को एक टर्म यूज किया जाता है जिसको टेम बोलते हैं, हम सभी को पता है। तो ह्यूमन को एफोर्ट दे के वो जो डॉग का बैड बिहेवियर और एग्रेसिव बिहेवियर है उसको खत्म करना पड़ा कि वो हमारे साथ रह सके। तो आजकल जो हम लोग डॉग्स को देखते हैं, डॉग्स का जो एग्रेसिव बिहेवियर देखते हैं, इसीलिए डॉग फीडर्स जो है और सो कॉल्ड लवर्स जो है उसको ब्लेम किया जाता है कि ये सिर्फ खाना प्रोवाइड करते हैं। इसके सिवा इन लोगों का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉग को टेम करने में या तो फिर इनका जो बैड बिहेवियर है उसको न्यूट्रलाइज करने में इन लोगों का कोई भी एफर्ट नहीं रहता है। तो ये दर्शाता है कि ये सिर्फ खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए ये लोग करते हैं कि एक अच्छा काम कर रहे हैं। मगर अगर हम लोग देखें तो फिर अच्छा काम उसको बोला जाएगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाया जाता है, ना कि खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए निभाया जाता है। ये लोग ये भी नहीं देखते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बाद क्या होता है। ये सिर्फ रील्स बनाते हैं, ये वीडियो पोस्ट करते हैं या फेसबुक पे या तो फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट करते हैं या तो फिर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए या तो फिर कोई रिलीजियस रीजन के लिए ये लोग डॉग्स को सिर्फ फीड करके छोड़ देते हैं, ना कि इन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि ये जो फीडिंग करने के बाद इन लोगों का बिहेवियर क्या क्या है या तो फिर ये रिवॉर्ड देने की तरह काम कर रहा है क्या नहीं। ये सिर्फ एक खराब काम किया उसको वहाँ पर करेक्ट करने के वजह उसको फूड मिल गया तो इसके वजह से वो नहीं सीख रहे हैं क्या क्या खराबी है या नहीं, इसके वजह से इसका नेचर जो है वो वायलेंट बन रहा है। ऐसे ही एक डॉग लवर का वीडियो मैंने आज ही अपलोड किया है मेरा दूसरा चैनल जो है डॉग्स द वे इट इज़ में। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा ताकि आप लोग ये जो अनकट वीडियो है जहाँ से हम लोग
अच्छे से समझ सकते हैं कि डॉग्स का बिहेवियर जो होता है, और या तो फिर डॉग्स लवर का जो बिहेवियर है और साइकोलॉजी है, वो कैसे काम करता है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है, डेफिनेटली ये आर्ग्यूमेंट फॉल्स है। थर्ड जो आर्ग्यूमेंट रेज किया जाता है, वो आर्ग्यूमेंट होता है कि डॉग्स वॉइसलेस होते हैं, तो वो खुद का जो सफरिंग है, जो पेन है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट पे आके ये समझाने का कोशिश करता है, बार्क करके हो या तो फिर दूसरा बॉडी लैंग्वेज हो पास में आके हो, ताकि इसको हेल्प किया जा सके और थोड़ा सा कंपैशन ह्यूमन से और सपोर्ट मिले। तो वॉइसलेस के बारे में अगर देखा जाए, तो फिर कौन सा एनिमल है या प्लांट्स है या लिविंग फॉर्म्स है एक्सेप्ट ह्यूमंस जो बात कर सकता है, खुद का जो पेन है वो एक्सप्रेस कर सकता है। तो इस केस पे देखा जाए तो हर एक एनिमल वॉइसलेस ही होता है। और प्लांट्स के बारे में देखा जाए तो प्लांट्स तो खुद को कोई हार्मफुल या तो फिर एडवर्स एनवायरनमेंट आ जाए या तो फिर कोई थ्रेट आ जाए, तो ये खुद को बचा भी नहीं सकते, ये एक जगह से हट भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते। तो सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल है, तो फिर तो प्लांट हुआ सबसे वल्नरेबल। तो अगर देखा जाए तो फिर वॉइसलेस के साथ हम लोग कंपैशन नहीं दिखा रहे हैं, ये आर्गुमेंट रेज होता है। दूसरा, एनिमल्स का प्रोटेक्शन के लिए लॉ क्या है, वो क्या लॉ में ये लिखा गया है कि ये इसको प्रोटेक्ट करना मतलब हमारे साथ ह्यूमन कम्युनिटीज में रख देना? नहीं, इसका कोई मतलब भी नहीं बनता है। और सेकंड चीज देखा जाए तो वॉइसलेस एनिमल्स का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, कि सांप हो गया, उसके बाद लेपर्ड हो गया, उसके बाद हाथी हो गया, या तो फिर दूसरे कोई एनिमल हो गया या एलिगेटर हो गया, ये सभी वॉइसलेस है। क्या इंसान इन लोगों के लिए लॉ नहीं बनाया? क्या इंसान इन लोगों को प्रोटेक्शन नहीं देता है? क्या प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि हम लोगों के साथ रख दिया जाए? और जितना भी सफरिंग है ह्यूमंस के साथ, वो और जितना भी परेशानी आता है, वो सब ह्यूमंस को सफ़र करना पड़े, ऐसा। तो ये जो वॉइसलेस का आर्गुमेंट है, ये एकदम ही मिसरिप्रेजेंटेशन के साथ किया जाता है। तो वॉइसलेस को हम लोग हमारी जगह से हटा रहे हैं, तो उसके साथ हम लोग इनह्यूमनली ट्रीट कर रहे हैं। तो इस नज़र से देखा जाए तो फिर तो ये जो जगह था हम लोग जहाँ पर रहते हैं एक टाइम पे, शायद फॉरेस्ट होता होगा, या तो फिर कोई रिवर बैंक होता होगा, या तो फिर कोई एम्प्टी रीजन और ग्रासलैंड होता होगा जहाँ पर ह्यूमन ने सेटलमेंट फॉर्म किया पहले। तो यहाँ पर सांप से लेके दूसरे डिफरेंट जीव सभी इस इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट रहते होंगे। अब ह्यूमन सेटलमेंट बनने के बाद इसको यहाँ से हटाया गया दूसरी जगह पे। जैसे कि सांप का कंसीडर कर लेते हैं। अगर हम लोगों को हमारे घर के आसपास अगल-बगल कहीं पे भी सांप दिखाई पड़ता है, सांप मिलता है, क्या हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोल के वो सांप को क्या फॉरेस्ट में नहीं छोड़ देते हैं? या तो फिर कोएग्जिस्टेंस के नाम पे हम लोग यहाँ पर ही छोड़ देते हैं। और सांप का भी अगर कंसीडर किया जाए तो फिर 2 टाइप होता है। एक तो होता है वेनमस स्नेक्स जो हार्मफुल है, और दूसरे होता है नॉन वेनमस स्नेक। तो अगर रेबीज के साथ कंपेयर किया जाए तो इसके साथ हम लोग ऐसे ही देख सकते हैं कि एक जो है ह्यूमन के लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, दूसरा जो है ह्यूमन के लिए लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। तो वेनमस स्नेक को फॉरेस्ट में छोड़ दिया जाए और नॉन वेनमस स्नेक जितना भी है वो हमारे साथ कोएग्जिस्टेंस के नाम पे अगर हम लोग यहाँ पर रख दे, क्या ये सही होगा? तो ये क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन अराइज होता है, ये हर एक एनिमल्स के लिए लागू होता है। तो वॉइसलेस जो है ये सिर्फ एक सिंपैथेटिक वर्ड है और इसके सिवा कुछ नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो फिर अर्थ के ऑलमोस्ट एवरी सरफेसेस पे हम लोगों को कोई ना कोई फॉर्म का प्लांट स्पीसीज देखने को मिलता है। तो ये जो प्लांट होता है, ये क्या हमारे वॉल्स या तो फिर घर पे नहीं उग जाते हैं रैंडमली? तो क्या हम लोग
हमारे वॉल्स या घर को बचाने के लिए ये प्लांट्स को यहाँ से रिमूव नहीं करते हैं? तो क्या नेचर को, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए कोएग्जिस्टेंस के मतलब क्या ये है हम लोग इसको हमारे घर पे ला के रखे? तो अगर बाकी जितना भी लिविंग फॉर्म है उसके लिए कोएग्जिस्टेंस का मतलब डिफरेंट है, तो डॉग के लिए क्यों को एग्जिस्टेंस का मतलब अलग से डिफाइन किया जाएगा? तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो होता है डॉग्स रिलोकेशन के बारे में। तो डॉग्स रिलोकेशन करना चाहिए या नहीं, इसके लिए हम लोग को दो पॉइंट्स के ऊपर गौर करना पड़ेगा। नेचर का लॉ जो होता है वो एक ही होता है। अगर वो ह्यूमंस के लिए सही है, वो एनिमल्स के लिए भी सही है और वो प्लांट्स के लिए भी सही है, तो कोई भी प्राणी उसके लिए सिर्फ खाना या तो फिर शेल्टर ये सफिशिएंट नहीं होता है। उसको सरवाइव करने के लिए एक एनवायरनमेंट का भी ज़रूरत होता है। अगर वो एनवायरनमेंट मीट नहीं हुए तो फिर उसका जीने का मतलब कुछ नहीं रहता है। इसको लिविंग कंडीशन या लिविंग स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो ये लिविंग कंडीशन बहुत सारा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। डॉग का अगर रेबीज का पॉइंट देखा जाए, ये बात सही है कि सभी डॉग से रेबीज नहीं फैलता है। सेकंड जो फैक्टर है वो आता है कि रेबीज वैक्सीन लेने के बाद क्या कोई थ्रेट रहता है? नहीं। अगर ठीक टाइम पे रेबीज का वैक्सीन लिया जाए तो फिर ये 100% ट्रीटेबल डिजीज़ है। तो फिर इशू जो है वो होता है, ये बोला जाता है या तो फिर ये प्रोजेक्ट किया जाता है कि जो रेबिड डॉग है वो ही वायलेंट होता है। हमारा पहले वाला आर्ग्यूमेंट से ये क्लियर हो जाता है डॉग्स का बिहेवियर देख के और बॉडी लैंग्वेज का स्टडी करके कि हर वक्त ऐसा नहीं है कि रेबिड डॉग ही वायलेंट होगा। तो कोई भी डॉग है अगर वायलेंट है क्या नहीं, ये बहुत सारा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो रेबीज इन्फेक्टेड है डेफिनेटली वायलेंट हो जाएगा और वो डॉग वायलेंटली बिहेव करेगा। मगर ये हर केस पे सही नहीं है और ये ज़्यादातर केस पे लागू भी नहीं होता है। दूसरे टाइप का बिहेवियर होता है हार्मोन की वजह से, जो एक मेट ढूंढने के एफर्ट की वजह से हो सकता है। और तीसरे केस पे ये होता है कि कुछ कुछ डॉग जो है वो नेचुरली डिफाइंट नेचर के होते हैं, वो बात नहीं सुनना चाहते हैं, वो बुली होते हैं, वो दूसरे को डोमिनेट करने का कोशिश करते हैं। जैसे कि बहुत सारा ह्यूमन जो है वो अनप्रोवोकली दूसरे को बुली करते हैं, उसको डोमिनेट करने करने का कोशिश करते हैं खुद का सुपेरिटी को मेंटेन करने के लिए। तो डॉग में भी ऐसा बिहेवियर दिखाई पड़ता है और बहुत सारा साइंटिफिक स्टडीज है जो ये दर्शाता है। अगर हम लोग ये साइंटिफिक स्टडी नहीं भी देखें तो फिर हम लोग यूट्यूब में बहुत सारा डॉग ट्रेनिंग का वीडियो हम लोगों को मिल जाता है। तो कोई भी कॉमन पर्सन इसको समझ सकता है कि ये जो डॉग का बिहेवियर है और ये जो वायलेंस है, ये इसके डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। उसका जो ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन है, किसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, उसके साथ डिपेंड करता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो और गुड वीडियो डॉग बिहेवियर समझने के लिए और डॉग के एग्रेसिव होने के साथ डोमिनेंस का क्या रिलेशन है ये दर्शाता है। ये वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये वीडियो का लिंक दे दूंगा ताकि आप लोग जाके इसको देख सके। तो इससे इससे पता चलता है कि क्यों डॉग्स बच्चे को ज़्यादा अटैक करते हैं या फीमेल्स को ज़्यादा अटैक करते हैं और मेल्स को कम करते हैं। और मेल्स में भी बॉडी लैंग्वेज की वजह से जिसका वीक डिमीनियर रहता है उन लोगों को ज़्यादा अटैक किया जाए। तो फिर नॉर्मली देखा जाए तो फिर ये वुमेन या तो फिर चाइल्ड या तो फिर कुछ मेल के केसेस पे ये इसलिए अटैक ज़्यादा होता है क्योंकि वो लोगों का वीक डिमीनियर रहता है। तो नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट प्लेस किया जाता है डॉग लवर्स की तरफ से कि
उसका डॉग का जो है नेचुरल हंटिंग इंस्टिंक्ट और या तो फिर प्रेडिटरी इंस्टिंक्ट है, जो लो पिच वॉइस के तरफ ज़्यादा रिस्पॉन्स दिखाता है। मगर ये रिस्पॉन्स से भी ज़्यादा इसके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है कि वो डॉग दूसरे के ऊपर हावी हो पा रहा है या क्या नहीं। अगर उसको वो स्ट्रॉन्ग लगेगा तो वो डॉग उसको अवॉइड करने का कोशिश करेगा। ये एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है जो कोई भी कॉमन पर्सन जो है वो समझता है और इसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो इसीलिए जितना भी काउंटर आर्ग्यूमेंट है उससे ये सकम हो जाते हैं। तो यहाँ से डॉग्स का बिहेवियर के बारे में हम लोगों को क्लियर आइडिया मिलने लगा है। और ये एक्चुअली देखा जाए तो फिर डब्ल्यूएचओ को गाइडलाइंस या तो फिर दूसरे जो पॉपुलर गाइडलाइंस है उसमें भी बोला जाता है कि डॉग के अटैक से बचने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जो चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है वो है कि अगर कोई डॉग फीड कर रहा है तो उसके ज़्यादा क्लोज नहीं जाना है, क्योंकि डॉग बहुत ही प्रोटेक्टिव होते हैं खुद के लिए। तो इसीलिए वो अगर थोड़ा सा एग्रेसिव डिवीनियर का है तो फिर वो अटैक कर सकता है। अगर वो ग्राउल कर रहा है और अनईज फील कर रहा है उस केस पे भी उसके पास में जाना नहीं चाहिए। सेकंड जो पॉइंट आता है वो है डॉग के आइज में कभी भी डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, तो फिर वो ट्रिगर्ड हो जाते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर कभी भी डॉग अटैक करता है या तो फिर चार्ज करता है तो फिर उस केस पे उसके ऊपर डोमिनेंस बजाय रखने के लिए उसकी आंख में देखना चाहिए, और जो सीडीसी के गाइडलाइन में भी क्लियरली मेंशन किया गया है। और सेकंड जो चीज़ है, अगर डॉग किसी के ऊपर चार्ज करता है तो फिर एकदम सीधा होके बॉडी को ना फैला के खड़ा रहना चाहिए। तो कुछ देर बाद डॉग को जब महसूस होगा तो फिर ये वहाँ से चला जाएगा। अगर कोई है वो मिट्टी में गिर गया है तो फिर उसको कर्व करके फोल्ड करके हेड को कवर करते हुए रहना चाहिए। नेक्स्ट केस पे ऐसा है कि कहीं पर भी अगर कोई डॉग ग्राउल कर रहे हैं कोई रोड के कॉर्नर पे या तो फिर दूसरे जगह पे वो वायलेंटली बिहेव और एग्रेसिवली बिहेव कर रहे हैं तो फिर उस जगह को अवॉइड करना। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, क्या डॉग्स को हम लोग एग्रेसिव बोल के कंसीडर करेंगे या नॉन एग्रेसिव करके कंसीडर करेंगे। इसके सिवा भी जो पॉइंट रेज होता है एनिमल राइट्स वर्सेस डॉग्स राइट के बारे में, तो हर एक जगह में डॉग्स का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है। तो अगर हम लोगों को बोला जाता है कि जो साइंटिफिक मेथड है डॉग्स का पॉपुलेशन को कम करने का वो होता है CNVR। तो CNVR के दौरान डॉग को वैक्सीनेट करके कलेक्ट करके वैक्सीनेट करके वही जगह पे उसको रिलीज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी बोला जाता है, और डेफिनेटली ये एक मिसरिप्रेजेंटेशन और लाई है, कि डॉग को न्यूट्रल करने के बाद उसका एग्रेशन जो है चला जाता है। अगर हम लोग साइंटिफिक लिटरेचर को देखें ठीक से तो फिर हम लोगों को पता चलेगा कि डॉग्स का एग्रेशन जैसे कि मैंने डिस्क्राइब किया है, डॉग्स का एग्रेशन बहुत वजह से हो सकता है। अगर वो हार्मोनल केसेस की वजह से हो रहा है और फीमेल मेट के ढूंढने के वजह से, और तो फिर इस केस पे क्या है उसका एग्रेशन कम हो जाएगा। मगर अगर किसी डॉग का बिहेवियर खराब है तो फिर इस केस पे स्टेरिलाइजेशन से डॉग का बिहेवियर कम नहीं होगा, और कुछ कुछ केसेस पे डॉग्स का वायलेंस भी और एग्रेशन भी बढ़ सकता है। तो अभी हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एवरेज और जनरली देखा जाए तो फिर डॉग्स कैसा है। तो इसीलिए अगर थोड़ा सा भी हम लोग एकदम केयर फ्री होके फ्रीडम के साथ रहना चाहते हैं तो फिर इस केस पे हम लोग ऐसे नहीं रह पाएंगे। जैसे कि मैंने मेंशन किया कि कोई एक रोड के कॉर्नर पे कोई डॉग एग्रेसिवली पेश आ रहा है तो फिर उस रोड को हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, उस जगह को अवॉइड करना चाहिए। क्या ये सही है?
क्या ये ट्रबल नहीं है? उसके बाद अगर हम लोग कोई डॉग अगर है तो फिर वो हमारे ऊपर चार्ज करे तो फिर हम लोग सीधा होके एकदम स्टीफ होके खड़ा रहे, तो क्या ये ह्यूमन राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं है? क्या ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं है? तो ऐसे करके देखा जाए तो फिर लाइफ में बहुत सारा परेशानी, बहुत सारा दिक्कत, बहुत सारा ध्यान हम लोगों को रखना पड़ता है डॉग्स की वजह से। हम लोग फ्रीली बहुत सारा काम जो है नहीं कर पाते हैं। रात पे अगर कहीं कोई रोड से हम लोग आना चाहते हैं, हम लोग को पता है उस रोड पे एग्रेसिव डॉग्स रहते हैं, एग्रेसिव डॉग्स का पैक रहते हैं, तो हम लोगों को उस रास्ता को अवॉइड करना पड़ता है। कोई इमरजेंसी भी हो सकता है, कोई हमारा घर का है जो नर्सिंग होम पे है, या तो फिर कोई सीरियस काम है, हम लोगों को रात में आना पड़ता है, तो फिर उस केस पे हम लोग उस रास्ते पे फ्रीडम के साथ नहीं जा सकते। तो नेक्स्ट जो पॉइंट रेज होता है, तो ये रेज होता है कि ये जो रिलोकेशन का मुद्दा है क्यों इम्पोर्टेंट है, और रिलीज कभी भी ट्रबल को हम लोगों को रिलीफ नहीं देता है। और एक चीज़ को हम लोग अगर कंसीडर भी करते हैं, सपोज कोई रेबिड डॉग नहीं है और गवर्नमेंट हम लोगों को सफिशिएंट रेबिड वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर भी क्या हम लोग डॉग्स के एग्रेशन के वजह से किसी को बाइट या तो फिर जो पेन है, जो सफरिंग है, उसको एक्सपीरियंस करना पड़े, मगर मरना नहीं, कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, इसके वजह से ये हम लोग सहन करें, क्या ये सही है? अभी हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं कि क्यों हमारे सोसाइटी के अंदर डॉग्स के ऊपर डिफरेंट व्यू बनता है। और नेक्स्ट एक पॉइंट मैं रेज करने वाला हूँ, उसके बाद ये और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये जो दिखाया जाता है ज़्यादातर डॉग इनोसेंट होता है, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, और ये एक्चुअली नहीं है। अगर रेबिस नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि वो डॉग्स एग्रेसिव नहीं है और उसके लिए लोगों को सफ़र नहीं होना पड़ता है। अगर कोई डॉग है, किसी को काटा नहीं, उसके ऊपर चार्ज करता है और जो टारगेट है उसको हटाने के लिए पत्थर उठाता है या किसी तरीके से डरा के उसको हटाता है, डॉग बाइट का केसेस नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलता है। ये हमारे देश पे हम लोग ये जो है एवरीडे लाइफ पे इसको एक्सपीरियंस करते हैं। मगर ये जो डॉग लवर है, सो कॉल्ड डॉग लवर, ये सब बात को इग्नोर करके एक ह्यूमन को ही एक खराब या मैलाइन करने का कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, सपोज कंसीडर कर लेते हैं कोई रेबीज का रिस्क नहीं है, कोई डॉग्स का एग्रेशन नहीं है, मगर ये जो डॉग है ये खुद के पैक के अंदर लड़ाई करते हैं। तो हम लोगों को पता है कि डॉग पैक में रहते हैं, उसका एक सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर्स रहते हैं, और अगर बाहर से कोई और दूसरा कोई डॉग देखे तो फिर ये उसके साथ उसका कन्फ्रंटेशन हो जाता है। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डॉग लवर्स जो है वो सिर्फ फूड ही प्रोवाइड करते हैं, वो किसी का ख़राब नहीं करते हैं। इस केस में भी अगर देखा जाए, स्पेशली रात के टाइम पे, क्योंकि डॉग नॉकटर्नल जीव होते हैं, वो रात पे वो जग के रहते हैं और दिन के टाइम पे ये रेस्ट करते हैं। तो ये डॉग्स का एक्टिविटी जो होता है वो रात के टाइम पे ज़्यादा होता है, स्पेशली जब कोई व्हीकल्स वगैरह ज़्यादा जाना बंद हो जाए, तो तब उस टाइम पे डॉग्स जो है, हर एक एक कम्युनिटी का डॉग और एक कॉलोनी का डॉग दूसरे एरिया पे फ्रीक्वेंटली आ जाते हैं, और इसकी वजह से ये डॉग्स का जो दो पैक के बीच में जो क्लैश है वो स्टार्ट हो जाता है। ये जो फाइटिंग है डॉग्स का और ब्रॉलिंग जो है, ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है। क्या आप लोग जो लोग स्पेशली सिटीज़ में रहते हैं, क्या ऐसा कोई भी रात
है कि आप लोग डॉग्स के फाइटिंग को ना सुन के नेचुरल जो हवा का साउंड होता है या नेचुरल एनवायरनमेंट का साउंड होता है जो हम लोगों को रिलैक्स करता है, कोई काम से आने के बाद, या तो फिर हम लोग कोई पढ़ाई कर रहे हैं, या तो फिर कोई म्यूजिक सुन रहे हैं रिलैक्स होने के लिए, ऐसा एनवायरनमेंट हम लोगों को मिल ही नहीं पाता है। कोई भी टाइम देखा जाए, 1 घंटा, आधा घंटा के बाद हर एक टाइम पे डॉग्स का ये क्लैश होता है और कंटिन्यूअस बार्किंग डॉग्स की वजह से और डॉग्स की फाइट की वजह से होता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ये जो डिस्टरबेंस है, ये जो नॉइस का डिस्टरबेंस है, ये सभी के लिए नॉइस पॉल्यूशन का लॉ है, मगर डॉग्स के लिए कोई लॉ नहीं है, ये लागू नहीं होता है। क्या ये ह्यूमंस को, अगर कोई सेंसिबल ह्यूमंस है, उसको अफेक्ट नहीं करता है? क्या ह्यूमन को एक पीसफुल एनवायरनमेंट का अधिकार नहीं है? सो सिर्फ किसी के चॉइस के वजह से, किसी के प्रेफरेंस के वजह से क्या सभी को ये सफ़र करना, क्या ये सही है? क्या इसको हम लोग, जो इतना गर्व के साथ बोला जाता है डेमोक्रेसी, हर एक के लिए फ्रीडम, क्या इसको फ्रीडम बोला जाएगा? तो इस केस पे देखा जाए तो फिर 2 क्लैश होता है। एक आ जाता है एनिमल्स राइट वर्सेस ह्यूमन्स राइट। ये पॉइंट मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि कोई एग्जिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी एनिमल या तो फिर प्लांट जो है हमारे घर पे ला के रखे, या तो फिर हमारे रास्ते जो है, या तो फिर पब्लिक एरिया जो है वहाँ पर रखे। को एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि हम लोग उनको भी रिस्पेक्ट करें, उनको भी स्पेस दे, ताकि वो खुद का लाइफ खुद के डिग्निटी के साथ वो बिता सके। तो अगला जो पॉइंट है वो है, बहुत सारा केसेस पे अगर सुनाया जाता है कि अगर ये नॉइस पॉल्यूशन का केस है, डॉग्स के बार्किंग की वजह से बहुत एक्सटेंसिव है, तो फिर इसको इग्नोर करना चाहिए, या तो फिर कोई मेंटल सफरिंग है और ज़्यादा एक्सेसिवली सेंसिटिव है तो फिर उसको काउंसलिंग करवा दिया जाए। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि ये जो बार्किंग का जो नॉइज़ जो प्रोड्यूस होता है, क्या ये हल्का है? इसका डिग्री कितना होता है? तो अगर ये हल्का नहीं है तो फिर क्या इसको इग्नोर करना सही है? तो डॉग्स जो हेटर होते हैं सभी, वो इविल नहीं होते हैं। तो कंपैशन का मतलब क्या ये है कि हम लोग कुछ भी नहीं देखेंगे, सिर्फ उसको खुद का सैटिस्फैक्शन की वजह से उसको ब्लाइंडली उसको सपोर्ट करता जाएंगे, उसका कोई भी काम हो, खराब हो या बुरा हो, हम लोग विचार नहीं करें, उसको सिर्फ चीयर करें? तो बहुत सारा लोग हैं जो डॉग्स के इस बिहेवियर के वजह से उसको पसंद नहीं करते हैं, एग्रेशन और डिस्टरबेंस, ट्रबल, नॉइस की वजह से। तो डॉग्स हेटर और डॉग्स लवर अगर देखा जाए, तो अगर डॉग डिस्टरबेंस करता है और ये अगर खराब है, तो कोई अगर इसको कंसीडर ना करके, इग्नोर करके इसको लव करे, तो वो लव नहीं है, वो फ्लैटरी है। इसीलिए मैं इन लोगों को, ज़्यादातर जो लोग हैं, इनको डॉग्स फ्लैटर बोलता हूँ। एक्चुअली देखा जाए तो फिर डॉग्स के केसेस पे हम लोग 4 तरीके के लोगों को देख सकते हैं। एक हो गया डॉग लवर। डॉग लवर वो है जो सेंसिबल है, जो अच्छाई और बुराई के बीच में डिफरेंस समझ सकता है और कॉन्सिडरेट है। दूसरों को कोई परेशानी होगा उसके लिए सेंसिबल है, इसीलिए उसका डॉग जो है उसको स्कोल्ड करते हैं, उसको अच्छे से टीच करके सिखा के रखते हैं कि कैसे बिहेव करना है और कैसे नहीं। तो ये जो रिलेशन है, ये हेल्दी रिलेशन है, ये ग्रोइंग रिलेशन है, इन लोगों को डॉग लवर बोलना चाहिए। तो ये लोग डॉग लवर्स है, और जो इनकॉन्सिडरेटली सिर्फ खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए दूसरे का कन्वीनियंस और इनकन्वीनियंस को
ध्यान में ना रखते हुए नार्सिसिस्टिकली खुद के बेनिफिट, खुद का स्वार्थ, खुद का चॉइस को प्रायोरिटी देने के लिए डिफेंड करता है और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, कोई एथिकल कंसिडरेशन नहीं है, क्या खराब है, क्या अच्छा है, क्या होना चाहिए, क्या होना नहीं चाहिए। इन लोगों को हम लोग डॉग्स फ्लैटर बोलते हैं। और कुछ कुछ केसेस पे जो डॉग्स का खराब बिहेवियर को साइलेंटली सपोर्ट करते हैं, उसको हम लोग एक्म्प्लाइज, एबेटर या तो फिर लॉ के टर्म पे एक्सेसरी बोल सकते हैं। तीसरा जो है मैंने क्लियर कर दिए है कि डॉग्स हेटर जो होता है वो रीजन के साथ होता है। डॉग्स को बहुत रीज़न है जो जिसकी वजह से बहुत सारा लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। मैं भी डॉग्स के एग्रेशन, इरिटेबिलिटी, डोमिनेंस, बुली और जो नॉइस, जो ट्रबल होता है, जो बार्किंग है, उसके लिए पसंद नहीं करता हूँ। और फोर्थ टाइप का जो आदमी होता है वो होता है क्रिमिनल्स। और क्रिमिनल्स क्या करते हैं, कोई भी एनिमल के ऊपर कोई कंपैशन नहीं होता है। वो सिर्फ डॉग्स को खुद के इर्द गिर्द में देखते हैं, ना कोई जजमेंट है सही और गलत का। और ये लोग क्या करते हैं, डॉग्स को मारने का, या तो फिर जहर दे के, या तो फिर पटाखे से फोड़ के मुंह को, या तो फिर उसके उसके ऊपर पेट्रोल डाल के, या तो फिर दूसरे तरीके से कार्बोलिक एसिड कोई भी यूज़ करते हैं, मैंने देखा है। उसके बाद बहुत सारा तरीके से डॉग्स को पत्थर से अटैक करके, लाठी से मार के, स्टिक से मार के ये डॉग्स को मार देते हैं। तो ये बन गया क्रिमिनल्स। और ऑफन जितना भी डॉग फ्लैटर्स है, ये सभी जो डॉग हेटर्स है, इनको क्रिमिनल दिखाने का कोशिश करते हैं। तो डेफिनेटली ये जो है इन लोगों का एक प्रोमिनेंट लाई है। और ये मूवमेंट पे जो अभी डॉग्स का जो रिलोकेशन के अगेंस्ट पे सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है डॉग्स के रिलोकेशन को लेके, इसके अगेंस्ट पे जो मूवमेंट चल रहा है, ये एक मेजर और सेंट्रिक पॉइंट है। आगे देखा जाए तो फिर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हेल्दी लिविंग और लिविंग क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है डॉग्स को रिलोकेट करने का, ये डॉग्स बाइट के ऊपर निर्धारित है और रेबिस केसेस के ऊपर निर्धारित है। मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि ये जो केस है बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये ह्यूमन लाइफ के क्वालिटी, ह्यूमन के राइट्स, लिबर्टी, फ्रीडम, सभी कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए ये जो जजमेंट है, एथिकली देखा जाए तो फिर ये जो पर्पस है उसको सॉल्व नहीं करता है, सिर्फ ये एम्फोसाइज करता है कि डॉग्स का जो बाइट का जो केस है, ये जो चैनल है ये आप लोगों का ही चैनल है। और इसके साथ इस चैनल में जो मैंने बताया उसको सपोर्ट करने के लिए मेरा जो सेकंड चैनल है डॉग्स द वे इट इज़, इस चैनल पे मैं जितना भी मेरा सालों का कलेक्ट किया हुआ वीडियोस है उसको मैं वहाँ पर अपलोड करूँगा। अब जहाँ जहाँ पॉसिबल है आपके खुद के राइट के लिए आप आवाज़ उठाइए। और अगर ज़रूरत पड़ता है तो आपका खुद का जो एरिया है वहाँ पर, तो ये चैनल खुलने का मतलब मेरा यही था कि इनजस्टिस के अगेंस्ट पे फाइट करना। और जो लोग अकेले फाइट कर रहे हैं वो लोगों को एक सपोर्ट देना। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा एनजीओज, बहुत सारा लोग, एक्चुअली देखा जाए बहुत सारा प्रोमिनेंट रैशनल लोग जो क्लेम करते हैं खुद को, वो लोग भी अभी कंपैशन के नाम पे, पीयर प्रेशर के वजह से, या तो फिर पॉलिटिकल रीजंस है, सपोर्ट की वजह से ये जो इनजस्ट डिमांड है इसके तरफ सपोर्ट दिखा रहे हैं। मगर हम लोगों को खुद का फाइट खुद को करना है। और हम लोगों का जो राइट्स है, जो जस्टिस है, उसके लिए हम लोगों को ही वोकल होना है। अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग नेक्स्ट पे फिज़िकली प्रोटेस्ट करने का भी सोचेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। मे गुड प्रिवेल।